नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। अगर आज लोकसभा का चुनाव हो तो कौन कितनी सीट जीतेगा? 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से आज प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कहां पर पहुंची है? आज अगर चुनाव हो जाए तो क्या राहुल गांधी पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे? इस देश की जनता मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में किसे देखती है? अमित शाह को देखती है या योगी आदित्यनाथ को देखती है? हमारे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं? इन सब सवालों पर देश का मूड क्या है? आज देश में सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी कौन सा है? सबसे लोकप्रिय फिल्म स्टार कौन सा है? देश के 10 सबसे बड़े मुद्दों पर देश की जनता की राय क्या है? आज हम आपको ये सब बताएंगे एक सर्वे के जरिए। हमने एक सर्वे किया है जिसका नाम है मूड ऑफ द नेशन सर्वे, और आप इसे देश का मिजाज भी कह सकते हैं। इसलिए आज हमारे साथ आप ब्लैक एंड व्हाइट में बने रहिए और देश के मिजाज को आप जरा चेक कीजिए। खास तौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से आज प्रधानमंत्री मोदी कहां खड़े हैं, राहुल गांधी कहां खड़े हैं, बाकी के जो नेता हैं वो कहां पर खड़े हैं, और देश की जनता आज की राजनीति के बारे में क्या सोचती है, ये जानना देश की जनता के लिए भी बड़ा दिलचस्प होगा। और हमारे देश के नेताओं को भी आज बिना चुनाव कराए ही ये पता चलेगा कि जनता के मन में क्या चल रहा है, भारत के मन में क्या है। तो सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि पिछले 6 महीने में देश का मूड कितना बदल चुका है। 6 महीने मतलब जब से लोकसभा के चुनाव हुए तब से लेकर अब तक। क्या अगर आज लोकसभा के चुनाव अगर हो जाएं तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है, या देश में इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार आ जाएगी? पिछले साल लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें जीती थी, आप सब जानते हैं, और कांग्रेस ने 99 सीटें जीती थी, और कांग्रेस ने बड़ा जश्न मनाया था। जैसे ऐसा जश्न मनाया कि जैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस को जिता ही दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी के लिए यह चुनाव का नतीजा बड़ा फीका था। लेकिन अब इंडिया टुडे ग्रुप ने सी वोटर के साथ मिलकर एक नया सर्वे किया है जिसमें आम जनता से पहला सवाल ही यह पूछा गया कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो लोग किस पार्टी को वोट देंगे। तो अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी 240 से बढ़कर 281 सीटें जीत सकती है और उसे पूर्ण बहुमत मिल सकता है अगर आज चुनाव हो। ये सीटें लगभग उतनी ही होंगी जितनी बीजेपी ने 11 साल पहले वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। यानी अगर आप बीजेपी की लोकप्रियता आज देखें और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता आज देखें तो सीटों के हिसाब से ये उतनी ही है जितनी 2014 में थी। अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस की सीटें एक बार फिर से कम हो जाएंगी। कांग्रेस 99 सीटों से अब 78 सीटों पर आ सकती है और उसे 21 सीटों का नुकसान लोकसभा के चुनाव से लेकर अब तक हो चुका है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36.5% वोट मिले थे, लेकिन अब उसे 40.7% वोट मिल सकते हैं। यानी 4 जून के नतीजों के बाद से अब तक बीजेपी को 4% वोटों का फायदा हो चुका है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 21.2% वोट मिले थे, लेकिन अब उसे अगर आज चुनाव हो तो 20.5% वोट ही मिलेंगे और उसका वोट प्रतिशत पहले से कम हो सकता है। बड़ी बात यह है कि 4 जून 2024 के बाद सिर्फ बीजेपी ने ही कमबैक नहीं किया, बल्कि एनडीए गठबंधन ने भी जबरदस्त वापसी की है। अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो एनडीए गठबंधन 343 सीटों पर जीतेगा और विपक्ष का इंडिया गठबंधन 188 सीटें जीतेगा। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 293 सीटें जीती थी और इंडिया गठबंधन ने 232, और दोनों के बीच तब सिर्फ 61 सीटों का अंतर था। लेकिन अगर आज चुनाव हुए तो यह अंतर बहुत बढ़ सकता है और यह बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जून 2024 के नतीजों को काफी पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई और अब इस सर्वे का भी यही अनुमान है कि जनता प्रधानमंत्री मोदी को फिर से पूर्ण बहुमत देना चाहती है। पिछले 6 महीनों में देश का यह मूड यूं ही नहीं बदला है। इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत है और बीजेपी का वो संगठन है जो अपनी गलतियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करता।
बीजेपी अपनी हार से सीख लेती है और अपनी गलतियों की विवेचना करती है, जबकि कांग्रेस दूसरे विपक्षी दल कभी अपनी गलतियों से शायद सबक नहीं लेते और ना ही अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आज यहां देखें आप, तो लोकसभा के नतीजों के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने काफी मेहनत की और उन्होंने अपनी नीतियों में कई बड़े बदलाव किए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि राहुल गांधी सिर्फ 99 सीटें जीतकर खुश हो गए और उन्होंने इसके बाद कोई मेहनत नहीं की। तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी शायद तब से लेकर अब तक अपनी 99 सीटों का जश्न ही मना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी के नेताओं ने लोकसभा के नतीजों को बहुत गंभीरता से लिया, अपने ऊपर काम किया और अब अगर आज चुनाव होता है तो बीजेपी की स्थिति बहुत बेहतर नजर आ रही है। बीजेपी अपने दम पर आज चुनाव जीतकर अपनी सरकार बना सकती है। उसे किसी और पार्टी से समर्थन लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 281 सीटें बीजेपी को मिलेंगी अगर आज चुनाव हो जाए। सबसे ज्यादा 51.2% लोग नरेंद्र मोदी को ही फिर से अपना प्रधानमंत्री चाहते हैं। 24.9% लोग राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 4.8% लोग ममता बनर्जी को, 2.1% गृह मंत्री अमित शाह को और सिर्फ 1.2% लोग अब भी अरविंद केजरीवाल को अपना अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि 11 वर्षों के कार्यकाल के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर में दूर दूर तक इस पद के लिए कोई और नेता नहीं है। एक और सवाल को लेकर बड़ी चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी में अगला उत्तराधिकारी उनका कौन होगा, यानी अगले प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन हो सकता है नरेंद्र मोदी के बाद। मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो जब लोगों से यह पूछा गया कि वो किसे मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखते हैं, तो इस सर्वे में सबसे ज्यादा 26.8% लोगों ने कहा कि मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह को देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इससे जरा ठीक कम 25.3% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक उत्तराधिकारी होना चाहिए। 14.5% लोगों ने नितिन गडकरी को, 5.5% लोगों ने राजनाथ सिंह को और 3.2% लोगों ने मोदी के बाद शिवराज सिंह चौहान को अगला प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा जताई है। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने की इस दौड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगस्त 2024 के सर्वे में उन्हें 18.8% लोग अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अब ऐसे लोगों की संख्या 25.3% हो गई है। यानी योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो पिछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ी है। बड़ी बात यह है कि इस प्रतिस्पर्धा में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। यह सवाल आपके मन में भी होगा कि लोग किस प्रधानमंत्री को भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मानते हैं। इस सर्वे में सबसे ज्यादा 50.7% लोगों ने नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री माना है। 13.6% लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को, 11.8% लोग अटल बिहारी वाजपेयी को, 10.3% लोग इंदिरा गांधी को और सबसे कम 5.2% लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं। हमारे देश में इस बात पर बड़ी बहस होती है कि पंडित नेहरू भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री थे, लेकिन लोग क्या सोचते हैं। तो ये आपके सामने है कि देश की जनता क्या सोचती है इस देश के बेहतरीन प्रधानमंत्रियों के बारे में। अब आपको यह बताते हैं कि देश के लोग मोदी सरकार के प्रदर्शन से खुश हैं या निराश हैं। तो 61.8% लोग प्रधानमंत्री मोदी के प्रदर्शन और फैसलों को अच्छा या बहुत अच्छा मानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के काम से ये लोग काफी संतुष्ट दिखते हैं, जबकि 21.1% लोग प्रधानमंत्री मोदी के प्रदर्शन को बुरा या बहुत बुरा मानते हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी से निराश है। बड़ी बात यह है
कि लोकसभा चुनावों के बाद देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रदर्शन में अब सुधार आया है। अगस्त 2024 में 58.6% लोग प्रधानमंत्री मोदी के प्रदर्शन को अच्छा या बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ गई है और ये 61.8% तक हो गई है, जिससे ऐसा लगता है कि अब देश के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी का काम पसंद आ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो लगातार मेहनत की है, अपनी शैली में बदलाव किए हैं, वो मेहनत अब लोगों को दिखाई दे रही है। इसके अलावा 62.1% लोग मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल से संतुष्ट हैं और उन्हें लगता है कि सरकार सही दिशा में जा रही है और अच्छा काम कर रही है। लेकिन 27.1% लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया और वो गठबंधन सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में गठबंधन सरकार चला रहे हैं और बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा अपने दम पर सरकार चलाते हुए देखा है और यह पहली बार है जब लोग देख रहे हैं कि वो इस बार गठबंधन की सरकार में है। लेकिन इससे उनके प्रदर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके प्रदर्शन से लोग अभी भी खुश हैं। अब आप ये देखिए कि देश में सबसे ज्यादा 15.2% लोग अयोध्या में राम मंदिर को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। लोगों का कहना है कि राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने अपने वादे को पूरा किया है। 13.2% लोग मानते हैं कि मोदी सरकार में देश को राजनीतिक स्थिरता मिली है और यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अगर आप बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊं, देखिए मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि लोग क्या मानते हैं, यहां आपको दिखाई दे रहा है। साढ़े 10% लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। 10.1% लोग मेक इन इंडिया अभियान को, 8.6% लोग सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसे विकास को, 7.4% लोग कल्याणकारी योजनाओं को और 7.3% लोग जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 370 उनकी सबसे छोटी उपलब्धि मानी जा रही है इस देश में। कई बार आप सोचते हैं कि कोई एक मुद्दा ज्यादा बड़ा है, लेकिन जनता के बीच जब जाते हैं तो पता चलता है कि वो मुद्दा जनता की राय में असल में इतना बड़ा नहीं है। यानी अगर आप देखेंगे तो सरकार की उपलब्धियों में राम मंदिर भी है, राजनीतिक स्थिरता भी है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस भी है, विकास भी है, अनुच्छेद 370 भी है और कल्याणकारी योजनाएं भी हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार की उपलब्धियों में हर वर्ग का कोई ना कोई मुद्दा जरूर शामिल है। हालांकि उपलब्धियों के बीच मोदी सरकार के सामने अब कई चुनौतियां भी हैं। 21.3% लोग महंगाई को सरकार की सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं। तो अब यहां यह देखते हैं नाकामियां क्या है इस सरकार की। नंबर 1 पर महंगाई, नंबर 2 पर बेरोजगारी। 20.6% लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं मोदी सरकार की। 6.5% लोग आर्थिक विकास में सुस्ती को और 4.5% लोग सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यक वर्ग में बढ़ती असुरक्षा की भावना को मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं। लेकिन अगर आप देखें सबसे बड़ी जो दो नाकामियां हैं वो है महंगाई और बेरोजगारी, इसके बाद है आर्थिक विकास और उसके बाद आप देखिए सांप्रदायिक हिंसा। अगर आप इनमें ऊपर की 3 बड़ी नाकामियों को देखेंगे तो ये तीनों ही अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये वो 3 मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ज्यादा काम करना होगा। ये जनता की तरफ से जो फीडबैक है ये हम सरकार को आज दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस बार के केंद्रीय बजट में सरकार ने इनकम टैक्स की छूट को 7 लाख से बढ़ाकर सीधे 12 लाख रुपए कर दिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रेपो रेट में 5 वर्षों के बाद कटौती की।
जिससे होम लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई अब कम हो जाएगी। इससे लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा और इस पैसे को बाजार में ज्यादा खर्च कर सकेंगे और इससे महंगाई भी नियंत्रण में आएगी। और यही कारण है कि इस सर्वे में 43.6% लोगों ने कहा कि इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक छूट देने से आम लोगों की बचत पहले के मुकाबले बढ़ेगी। यानी लगभग 43.5% लोग इस इनकम टैक्स पर छूट मिलने से खुश हैं। यानी लगभग आधी आबादी को मोदी सरकार ने साध लिया। इस सर्वे में 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें देखकर विपक्षी दल और खास तौर पर राहुल गांधी आज बड़े खुश होंगे। पहला, इस सर्वे में हमने लोगों से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि अमेरिका की अदालत में अडानी ग्रुप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी मोदी सरकार गौतम अडानी का समर्थन कर रही है। तो सबसे ज्यादा 48.9% लोगों ने कहा है कि वो विपक्ष के इन आरोपों को सही मानती है, कि उन्हें लगता है कि मोदी सरकार गौतम अडानी का समर्थन कर रही है। जबकि 32.5% लोगों ने कहा कि वो इन आरोपों को सही नहीं मानती है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि देश में लगभग 49% लोग अब ये मान चुके हैं कि मोदी सरकार की तरफ से गौतम अडानी और उनकी कंपनियों को छूट दी जा रही है और उन्हें मदद दी जा रही है। यह जनता की राय है। दूसरा, अधिकांश लोग बीजेपी के इन आरोपों को गलत मानते हैं कि कांग्रेस ने भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अमेरिका के मशहूर उद्योगपति जॉर्ज सोरोस से मदद ली है। यह भी आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था हमारे देश में। राजनीति जब हो रही थी तो उस समय चुनाव के आसपास भी ये एक बड़ा मुद्दा था कि एक तो गौतम अडानी का मुद्दा था, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था, आपको याद होगा। तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के बार बार बोलने से, हर रोज टीवी पर आकर आरोप लगाने से लोगों के दिमाग पर कुछ ना कुछ असर जरूर हुआ है और अब लोग ये मानने लगे हैं कि मोदी सरकार और गौतम अडानी के बीच कुछ ना कुछ गठबंधन है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा था वो ये था कि बाहरी ताकतें हमारे देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। ये जॉर्ज सोरोस का नाम आपने सुना होगा कि जॉर्ज सोरोस जो है बाहर बैठकर हमारे देश को अस्थिर करना चाहते हैं और इन्हें हमारे देश के अर्बन नक्सल्स का समर्थन हासिल है, ऐसे लोगों का समर्थन हासिल है जो मोदी के विरोधी हैं, जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। तो देखिए, 46.9% लोग इन आरोपों को ही गलत मानते हैं और 38.1% लोग जॉर्ज सोरोस के हस्तक्षेप के आरोप को सही मानते हैं। यानी यहां भी जो बड़ी जनसंख्या है वो ये मानती है कि बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। तीसरी बात, देश के सबसे ज्यादा 45.3% लोगों को लगता है कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और देखिए, 45% लोग ये मान रहे हैं कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि इससे थोड़ा सा कम 41.6% लोग ये कहते हैं कि सभी पार्टियों की सरकारों में इन एजेंसियों का दुरुपयोग हमेशा से ही होता रहा है और इस सरकार में भी हो रहा है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन ज्यादा लोग ये मानते हैं कि मोदी सरकार ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आज विपक्षी दलों को यह जानकर भी बड़ी खुशी होगी कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि देश में मजबूत और एकजुट विपक्ष होना चाहिए। 64.9% लोग मानते हैं कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन बरकरार रहना चाहिए और 25.6% लोग मानते हैं कि ये गठबंधन निष्क्रिय हो चुका है और इसे अब टूट जाना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि देश के लोग एकजुट विपक्ष को देखना चाहते हैं, मजबूत विपक्ष को देखना चाहते हैं और वो बिखरे हुए विपक्ष को मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के लिए सही बिल्कुल नहीं मानते। हमें लोगों ने यह भी बताया कि विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व किस नेता को करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा 23.9% लोगों ने राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद बताया है। 13.7% लोगों ने ममता बनर्जी को और 8.5% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपनी पसंद बताया है। 5.5% लोगों ने अखिलेश यादव को
और 3.2% लोगों ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को विपक्ष के गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए और इस बार एक नए नाम की एंट्री हुई है और वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। आपको याद होगा जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा का चुनाव जीता और वो संसद की सदस्य बनी, तब भी हमने आपको ये बात बताई थी कि अब धीरे धीरे उनका ग्राफ ऊपर बढ़ेगा और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी जो ये चाहेंगे कि राहुल गांधी की जगह उन्हें सामने आना चाहिए। यहां नोट करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी का कद भी तेजी से बढ़ रहा है। जब हमने पिछला सर्वे किया था अगस्त 2024 में, सिर्फ 7.2% लोग उन्हें विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार मानते थे, लेकिन अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 13.7% हो गई है, जबकि इसके मुकाबले राहुल गांधी के ऊपर लोगों का विश्वास कम हुआ है। लोकसभा चुनावों के बाद अगस्त 2024 में 32.3% लोग राहुल गांधी को विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन अब ऐसे लोगों की संख्या घटकर सीधे 23.9% तक आ गई है। लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, तब कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री मान ही लिया था। 99 सीटों के साथ ही मान लिया था कि वही प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस ने यह भी मान लिया था कि 99 सीट जीतकर राहुल गांधी ने मोदी को हरा दिया है। वो ये सोचने लगे थे कि अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, उनकी लोकप्रियता चरम पर है। लेकिन हमारा आज का यह सर्वे बताता है कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है और इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि जब से लोकसभा के चुनाव हुए, नतीजे आए, तब से कांग्रेस लगातार जश्न के मूड में आ गई। राहुल गांधी को लेकर लगातार कांग्रेस ने उनकी छवि को ऐसे करके प्रस्तुत किया कि बस अब तो उन्होंने बाजी मार ही ली है और तब से लेकर अब तक ऐसा लगता है कि कांग्रेस थोड़ा आराम के मूड में आ गई। वो जो मेहनत उन्होंने की थी लोकसभा चुनाव से पहले, वो मेहनत उसमें अब थोड़ी कमी आ गई और राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता अब स्थितियों को थोड़ा हल्के में लेने लगे। जबकि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जब उन्हें 240 सीटें मिली तो वो हैरान हो गए। उन्हें शायद इन नतीजों पर यकीन नहीं हो रहा था और उन्होंने शायद उसी पल से, उसी घंटे से, उसी दिन से अपनी तैयारी शुरू कर दी, अपना पोस्टमार्टम किया कि हमारे जो सीटें हैं, हमें अपने दम पर बहुमत क्यों नहीं मिला। इस बात को बहुत गंभीरता से लिया गया। उसके बाद आपने देखा होगा बीजेपी ने बहुत मेहनत की, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत मेहनत की। बीजेपी ने आरएसएस के साथ अपने रिश्तों को फिर से ठीक किया, उन्हें बेहतर बनाया। जहां जहां उन्हें लगता था कि जनता उनसे दूर जा रही है, उन सारी नीतियों को उन्होंने बदलकर उनमें बदलाव किए और बीजेपी के नेता और ज्यादा मेहनत करने लगे, निराश होकर बैठे नहीं। जैसे कांग्रेस और विपक्ष के जो नेता हैं वो तो जश्न मनाने लगे, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने महाराष्ट्र में पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की, हरियाणा में बहुत मेहनत की, दिल्ली में बहुत मेहनत की और सही नतीजे वो लेकर आए। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मेहनत करना ही बंद कर दिया। वो बयान जरूर देते हैं, टीवी पर आते हैं, सोशल मीडिया पर बयान देते हैं, राहुल गांधी अपने वीडियोस भी बनाते रहते हैं, यूट्यूब पर डालते रहते हैं, लेकिन उसमें मेहनत नजर नहीं आ रही है। आपको याद होगा हाल ही में जब प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से लोकसभा का चुनाव जीती, तब हमने ये कहा था कि कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा अब लोकसभा में राहुल गांधी को ओवरशैडो ना कर दें, और आज इस सर्वे से यही इशारा मिल रहा है। अगस्त 2024 में, पिछले साल, 48.6% लोग चाहते थे कि कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी को करना चाहिए, लेकिन अब ऐसे लोगों की संख्या कम होकर 36% रह गई है। जबकि पहले सिर्फ 5.9% लोग कहते थे कि कांग्रेस का नेतृत्व प्रियंका गांधी वाड्रा को करना चाहिए, लेकिन अब 11.2% लोग ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस का लीडर बना देना चाहिए। राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा के पास ये लीडरशिप कांग्रेस की होनी चाहिए। देखिए कितनी तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, 5.9% से सीधे 11.2%।
राहुल गांधी 48.6% से 36%। इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का दावा करती रही है, लेकिन देश के 64.4% लोग यह मानते हैं कि अब भी देश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है। कांग्रेस मिट नहीं रही है, भारत कांग्रेस मुक्त नहीं हो रहा है और आज भी देश की ज्यादातर जो जनता है वो ये मानती है कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष का मतलब कांग्रेस ही है। आज भी कांग्रेस के बिना विपक्ष बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो यह कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, शुभ संकेत है कि वो लोगों के लिए अब भी देश का प्रमुख विपक्षी दल है और लोग देश की राजनीति को आज भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के रूप में ही देखना चाहते हैं, मोदी वर्सेस राहुल गांधी के रूप में ही देखना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये दो छवि बिल्कुल स्पष्ट है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी का चेहरा है। अब आप ये देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि कौन सा नेता कहां खड़ा है। अब जरा ये देखिए कि हमारे देश के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उन पर लोगों की राय क्या है। मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि वो विवादित मस्जिदों को तोड़कर उन पर मंदिर बनाने के खिलाफ है, लेकिन वो ये भी जानना चाहते हैं कि देश में ऐसी कितनी मस्जिदें और दरगाह हैं जिन्हें प्राचीन हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। 67% लोग भारत के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान से सहमत है जिसमें उन्होंने हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का विरोध किया था। 67% लोग यही चाहते हैं कि बिल्कुल सही बात है, भागवत साहब ने सही कहा, अब भाई हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो। और ये देखिए भारत की जनता की कितनी बड़ी नब्ज आज आपके सामने आ रही है। 67% लोग ये चाहते हैं कि मंदिर के नीचे मस्जिद को ढूंढना बंद किया जाए, लेकिन इसके साथ एक विरोधाभास भी है। इसके साथ भारत के लोग ये भी चाहते हैं कि उन्हें अपने प्राचीन मंदिरों पर हुए अत्याचारों के बारे में सही जानकारी और इतिहास पता होना ही चाहिए। और इसीलिए 57.9% लोगों ने कहा कि वो अदालतों में दायर की जा रही उन याचिकाओं का समर्थन करते हैं जिनमें मस्जिदों के नीचे दफन मंदिरों का सर्वे कराने की मांग की गई है। इससे आपको क्या समझ में आता है? देश की जनता सर्वे कराना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है, सही इतिहास जानना चाहती है, वो जानना चाहती है कि किन किन मंदिरों को नष्ट करके उन पर मस्जिदें बनी हैं। लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि अब देश में मंदिर और मस्जिदों को लेकर दोबारा से एक तनाव पैदा हो जाए। इसलिए वो जानना तो चाहते हैं लेकिन दंगा नहीं चाहते। दूसरा मुद्दा है ईवीएम का, जिस पर सभी विपक्षी दलों का कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके चुनाव जीतना संभव है। और आपने देखा होगा बहुत सारे विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते रहते हैं, बीजेपी पर, कि ये ईवीएम से छेड़छाड़ करके चुनाव जीतते हैं और ये इस पर बड़ी राजनीति होती है। लेकिन क्या देश की जनता भी यही मानती है कि ईवीएम में सेटिंग करके बीजेपी चुनाव जीतती है? तो हमारे सर्वे में अधिकांश लोगों ने ईवीएम पर लग रहे आरोपों को गलत माना है, राजनीतिक माना है। 53.4% लोगों ने कहा कि ईवीएम बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है और इसमें धांधली की कोई गुंजाइश नहीं। 41.5% लोगों का कहना है कि उन्हें ईवीएम पर शक है और उन्हें लगता है कि विपक्षी दलों के आरोप सही भी हो सकते हैं। लेकिन तो भी 53.5% लोग यही मानते हैं कि ईवीएम सही है। एक देश एक चुनाव का यह मुद्दा भी आपने बहुत सुन लिया होगा और मोदी सरकार ये एक नया विषय लेकर आई कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव 5 साल में एक बार। तो इस सर्वे में सबसे ज्यादा 66.8% लोगों ने कहा कि वो देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के समर्थन में है, जबकि 27.7% लोगों का कहना है कि वो एक देश एक चुनाव के खिलाफ है। ये हमारे देश के विपक्षी दलों के लिए एक बहुत बड़ा इंसाइट है। विपक्षी दलों को भी पता होना चाहिए कि जनता क्या सोचती है, क्योंकि विपक्षी दल इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो उनके लिए हम ये बता रहे हैं कि जितना ज्यादा वो इसे मुद्दा बनाएंगे, जनता का समर्थन इस पर उन्हें नहीं मिलने वाला। एक और मुद्दा है
जिसे विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, और वो है जातिगत जनगणना का मुद्दा। तो राहुल गांधी को यह सुनकर आज बड़ी खुशी होगी कि 69.3% लोग देश में जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं और सिर्फ 25.6% लोग इसका विरोध करते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा इंसाइट है। यह विपक्षी दलों को अपनी रणनीति बनाने में मदद करेगा, और राहुल गांधी खास तौर पर इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाना चाहते थे। आपने देखा होगा चुनाव में यह मुद्दा बहुत बड़ा बना था, जातिगत जनगणना का, और देश के लगभग 70% लोग इस मुद्दे के पक्ष में हैं। 70% लोग लगभग ये चाहते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। यह है भारत की जनता, यह है भारत की जनता का डीएनए। आप देख लीजिए, सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जो जातिगत जनगणना को नहीं चाहते हैं। अब आगे चलते हैं। पांचवा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। 52.7% लोगों का कहना है कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन 42.8% लोग मानते हैं कि इस सरकार में भी भ्रष्टाचार पहले जैसे ही होता है, कुछ बदला नहीं है। तो भ्रष्टाचार पर 10% का अंतर है। आज भी ज्यादा लोग ये मानते हैं कि भाई जब से मोदी सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है, लेकिन 42% लोगों की राय यही है कि वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। आप भी सोचिए कि आपकी क्या राय है। अगला मुद्दा है एक देश एक कानून, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। तो 72.6% लोग चाहते हैं कि देश में सभी धर्मों के लिए एक जैसा समान कानून लागू होना चाहिए, और सिर्फ 17.2% लोग इसके खिलाफ हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए, जनमत संग्रह हमने करा लिया। 72.6% लोग चाहते हैं कि पूरे देश में एक जैसा कानून होना चाहिए, हर धर्म के लोगों को एक जैसे कानून के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। अब अगला मुद्दा है लोकतंत्र के खतरे में होने का मुद्दा। क्या लोकतंत्र खतरे में है? 46.3% लोग भारत के लोकतंत्र को खतरे में मानते हैं, और 45.2% लोग लोकतंत्र को खतरे में नहीं मानते। तो यहां पर आप समझिए लगभग एक जैसा ही है। आप कह सकते हैं कि देश की आधी जनता यह कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है। हमारे विपक्ष के नेता भी यही कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, देश कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। और लगभग उतने ही 45.2% ऐसे हैं जो कहते हैं कि लोकतंत्र बिल्कुल ठीक है, सही दिशा में जा रहा है और लोकतंत्र कमजोर नहीं हुआ है। सातवां मुद्दा है भारतीय रेल के निजीकरण का। 49% लोग इस निजीकरण के खिलाफ हैं, और 34.6% लोग निजीकरण का समर्थन करते हैं भारतीय रेल में। अब जरा पाकिस्तान की बात करते हैं। बड़े दिनों से हमने पाकिस्तान की बात नहीं की। तो पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान से अब हम हाथ मिलाएं या ना मिलाएं? तो भारत के 44.7% लोग चाहते हैं कि आतंकवाद के बावजूद मोदी सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, और 38.5% लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से कोई बात ना की जाए। आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत बंद कर रखी है, लेकिन 44% लोग चाहते हैं कि इस बातचीत को अब शुरू करना चाहिए। अगला मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। देश के 60.2% लोग ये मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बहुत सारी नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, जबकि 30% लोग आज भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से कुछ नहीं बदलेगा। अगला मुद्दा है कैश वाली कल्याणकारी योजनाओं का। इस पर आप बड़ा दिलचस्प सवाल है ये, आप भी सोचिएगा और देखिएगा कि देश की जनता क्या कहती है। देश के 82% लोग चाहते हैं कि सरकार को हर परिवार को प्रति महीने एक निश्चित तनख्वाह या पैसा देना चाहिए जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का हिस्सा हो। देखिए, अभी तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं आया जिसमें 82% लोग एकजुट हो गए हो। हमने आपको इतना बड़ा सर्वे अभी तक दिखा दिया। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसमें देश के 82% लोग एक जैसा सोच रहे हो। एक मुद्दा ऐसा आया है जिसमें 82% लोगों की राय बिल्कुल मिल गई है, और वो राय किस बारे में है कि हर परिवार को हर महीने
एक निश्चित पैसा कैश मिलना चाहिए। सबकी तनख्वाह बिना काम किए ही बांध देनी चाहिए सरकार को, और आपके घर पर हर महीने पैसा पहुंच जाना चाहिए। 82% लोग ये चाहते हैं और सिर्फ 13% लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, काम करके पैसा कमाना चाहिए। तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि अब देश के 82% लोग चाहते हैं कि सरकार उन्हें घर बैठे तनख्वाह दे, और इसके लिए एक नई योजना की सरकार को शुरुआत करनी चाहिए। हमने आपसे इस साल के शुरू में भी कहा था कि जिन्हें हम फ्री बीज कहते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं, ये अब हमारे पूरे देश में ये योजनाएं छा जाएंगी। ये चुनाव जीतने का सबसे कारगर बिजनेस मॉडल है, और अब हर राज्य के चुनाव में ये मुफ्त की रेवड़ियां सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है। लेकिन आज ही सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों और कैश वाली इन कल्याणकारी योजनाओं की बहुत आलोचना की है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब लोगों को बिना काम किए ही घर बैठे मुफ्त राशन मिल जाएगा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और कैश मिलने लगेगा, तो फिर ये सारे लोग काम क्यों करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुफ्त राशन, बिजली और पैसा देने से बेहतर है कि लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, ताकि वो देश के विकास में अपना योगदान दे सके, वो कुछ काम कर सके। लेकिन इस समय हमारे देश में लोगों को बिना काम किए घर बैठे मुफ्त की रेवड़ियां खाने का शौक तेजी से चढ़ता जा रहा है, और यह बहुत चिंताजनक बात है। आप खुद जरा सोचिए, जब लोगों को ऐसे ही घर बैठे पैसा मिलने लगेगा, कोई बिल उन्हें देना नहीं बिजली का, पानी का, बसों में यात्राएं फ्री हो जाएंगी, थोड़े दिन के बाद लोग ट्रेन में भी फ्री यात्रा मांगने लगेंगे, और हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए जब हवाई जहाज में भी फ्री यात्रा की डिमांड होने लगे। अगर ये सब कुछ फ्री हो ही जाएगा और घर बैठे सरकार पैसा भी दे देगी, तो हमारे देश का कोई भी व्यक्ति काम क्यों करेगा? और फिर ये सोचिए कि जब कोई काम ही नहीं करेगा, तो फिर ये सब काम करने के लिए लोग कहां से आएंगे? क्या हम विदेशों से लोगों को लेकर आएंगे? अब बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद हमारे देश में क्या कुछ बदलाव आएगा? कोई ऐसी पार्टी आएगी जो ये कहेगी कि नहीं, वो इसके खिलाफ है। लेकिन अगर कोई पार्टी ऐसा कहती है कि ये मुफ्त की योजनाओं के खिलाफ है, तो शायद वो चुनाव ही हार जाएगी। अब आपको हम बताते हैं कि हमारे देश के लोकप्रिय लोग कौन कौन हैं। तो सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि हमारे देश का सबसे लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। और आप शायद हैरान होंगे, क्योंकि आज भी भारत के ज्यादातर लोग खराब फॉर्म में चल रहे विराट कोहली को ही देश का सबसे लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी मानते हैं। विराट कोहली लंबे समय से रन नहीं बना रहे, उनकी लगातार आलोचना हो रही है, लेकिन इस देश के लोग अब भी विराट कोहली को ही पसंद करते हैं, और विराट कोहली नंबर 1 पर है। सबसे लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी हैं विराट कोहली, चाहे वो रन बनाए या ना बनाए। दूसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी है। सोचिए, वो खेलना छोड़ चुके हैं, अब वो खेलते नहीं, बिना खेले भी इस सूची में दूसरे सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी। और धोनी ने अपनी जो छवि बनाई है क्रिकेट के मैदान के बाहर और क्रिकेट के मैदान के अंदर, उसकी वजह से देखिए, वो क्रिकेट खेलना छोड़ चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। इसलिए अगर आपको प्रेरणा लेनी है तो धोनी से लीजिए कि धोनी आज भी लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर है, शुभमन गिल चौथे नंबर पर है, और सूर्य कुमार यादव 5वें सबसे लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी है। अगर हम एथलीट्स की बात करें तो हमारे देश में नीरज चोपड़ा इस समय सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी माने जाते हैं। एथलीट्स में सबसे लोकप्रिय है नीरज चोपड़ा। अब आपको यह बताते हैं कि सिनेमा में, फिल्म स्टार्स में लोग किसे सबसे ज्यादा लोकप्रिय मानते हैं। तो देखिए, यह भी आपके लिए एक सीखने वाली बात है। एक तो हमने आपको उदाहरण दिया धोनी का, अब दूसरा उदाहरण देखिए। 82 वर्ष की उम्र में भी अमिताभ बच्चन देश के लोगों के लिए नंबर 1 हीरो हैं। सोचिए आप, अब तो फिल्मों में नायकों की भूमिका भी नहीं करते, लेकिन 82 साल की उम्र में भी सबसे लोकप्रिय फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन है इस देश के। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है शाहरुख खान, तीसरे नंबर पर है अल्लू अर्जुन। सोचिए, अल्लू अर्जुन जो कि एक साउथ के स्टार है, वो पूरे देश में अब तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय एक्टर बन गए हैं।
शाहरुख खान से जरा नीचे। और उनकी जो पुष्पा फिल्म थी वो बड़ी सुपरहिट रही थी, आप जानते ही हैं। और अल्लू अर्जुन ने सलमान खान को बीट कर दिया है, क्योंकि सलमान खान का नंबर उनके बाद चौथे स्थान पर है और पांचवें स्थान पर है अक्षय कुमार, जो इस देश में पांचवें सबसे लोकप्रिय फिल्म स्टार है। अब देखिए कि नायिकाओं में कौन सबसे ऊपर है। तो इस देश की पहली पसंद है दीपिका पादुकोण। सूची में दूसरे नंबर पर है ऐश्वर्या राय बच्चन। इसमें भी बड़ी हैरानी की बात है कि ऐश्वर्या राय बच्चन अब बहुत ज्यादा फिल्मों में काम नहीं करती, और इसके बावजूद ऐश्वर्या राय बच्चन अभी भी दीपिका पादुकोण के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। गायकों की अगर बात करें, अरिजीत सिंह इस समय देश के नंबर 1 सिंगर हैं और इस सूची में दूसरे नंबर पर सोनू निगम है, फिर जुबीन नौटियाल, हनी सिंह चौथे नंबर पर है और दिलजीत दोसांझ 5वें नंबर पर है सबसे लोकप्रिय गायकों में। आज भी ज्यादातर लोग फिल्मों को सिनेमा हॉल में जाकर देखते हैं, इसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और टीवी पर फिल्मों को देखा जाता है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो अगर आप आज देखें तो सबसे ज्यादा लोग टीवी पर देख रहे हैं इस समय फिल्मों को। हमने ये भी पूछा कि लोग फिल्मों को कहां देखते हैं, तो सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि वो टीवी पर देखते हैं, फिर उन्होंने कहा कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते हैं और सिनेमा हॉल पर भी लोग देखते हैं। यानी इसमें एक बहुत जबरदस्त बंटवारा आ गया है। और आखिर में आपको यह बताते हैं कि देश के 54.5% लोग मोबाइल फोन पर न्यूज देखते हैं, खबरों को देखते हैं। हम लोगों को लोग कहां देखते हैं? 54% लोग मोबाइल फोन पर खबरों को देखते हैं। सिर्फ 30% लोग ऐसे हैं जो टीवी पर न्यूज देखते हैं। और इससे पता चलता है कि अब देश के लोग, अब जो न्यूज मीडिया है वो टीवी से हटकर मोबाइल फोन पर शिफ्ट हो रहा है और बहुत तेजी से ये शिफ्ट हो रहा है। आखिर में हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे जो सार है। अगर आज चुनाव हो जाए तो सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं कि बीजेपी कहां होगी आज और कांग्रेस पार्टी आज कहां पर होगी, वो हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको लेकर जाता हूं। लोकसभा चुनाव में पिछले साल बीजेपी को 240 सीटें मिली थीं, लेकिन अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी 281 सीटें जीतेगी। कांग्रेस को 99 सीटें मिली थीं, लेकिन अगर आज चुनाव हो तो कांग्रेस की सीटें घट जाएंगी और उन्हें सिर्फ 78 सीटें मिलेंगी। वोट शेयर भी मैं आपको दिखाता हूं कि वोट शेयर में क्या अंतर आया है। बीजेपी पहले से लोकप्रिय हो रही है, 36.5% से उनका वोट शेयर 40.7% पर चला गया है और कांग्रेस का वोट शेयर घट रहा है 21.2% से कांग्रेस का वोट शेयर 20.5% रह गया है। अब हम आपको आज की सबसे दुखद तस्वीरें दिखाना चाहते हैं और आपको यह बताएंगे कि हमारे देश के लोगों को आखिर हुआ क्या है और वो महाकुंभ में स्नान करने के लिए दूसरे लोगों की जान लेने पर क्यों तुले हुए हैं। ये तस्वीरें बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन की हैं, जहां कुछ लोगों ने प्रयागराज जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन पर पहले पत्थर बरसाए और बाद में ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों पर बांस की बल्लियों से इसलिए हमला कर दिया ताकि ये लोग नीचे उतर आए और जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो इनकी जगह पर ट्रेन में जाकर बैठ जाए। सोचिए, इस तरह से तीर्थ यात्रा करके इन लोगों को कौन सा पुण्य मिलेगा। और कल भी हमने आपसे यही कहा था कि तीर्थ यात्रा करने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है, न कि शक्ति और बल की। लेकिन इस समय बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दूसरों के प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन उनका महाकुंभ का स्नान रुकना नहीं चाहिए। स्थिति तो बहुत गंभीर है। रिजर्वेशन का तो हम लोगों को मालूम नहीं, वहाँ पर गए बोलने के लिए वो उसमें भी बहुत भीड़ के बावजूद जगह नहीं है। भीड़, इतना भीड़ है, लोग घुसने नहीं दे रहे थे, बच्चे लोग पीछे रह गए। अभी इतना पूरा हालत खराब है, बच्चे लोग उधर छूट गए, मैं निकली तो बच्चे लोग छूट गए। आपने लव इन द एयर तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको फ्रेंडशिप इन द एयर दिखाएंगे। यह फ्रेंडशिप है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की, जो एक ही विमान से पेरिस से फ्रांस के मार्से शहर पहुंचे। खास बात यह थी कि यह विमान राष्ट्रपति मैक्रों का था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी
और राष्ट्रपति मैक्रों दोनों ही एक साथ यात्रा कर रहे थे और विमान में यात्रा करते हुए ही दोनों के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई। और आज बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी भारत और फ्रांस के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले गए हैं। तो कई बार दो नेता एक ही हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं और उन्होंने ये सोचा कि इस सफर के दौरान काम भी कर लिया जाए और इस दौरान दोनों ने एक द्विपक्षीय बैठक की। इस हवाई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच एक कॉरिडोर को लेकर चर्चा हुई, जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। यह कॉरिडोर भारत से यूरोप तक एक प्रस्तावित मार्ग है जो यूएई, सऊदी अरब, इजराइल और ग्रीस से होकर गुजरेगा। और देखिए, इस कॉरिडोर के बारे में ये दोनों हवाई जहाज में बैठकर बात कर रहे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को वहां पर जाकर श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री मोदी इस शहर में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को भी याद करना भूले नहीं, क्योंकि इस जगह पर 8 जुलाई 1910 को वीर सावरकर ने अंग्रेजों की हिरासत से बचते हुए एक जहाज से समुद्र में छलांग लगा दी थी और वो तैर कर फ्रांस की सीमा में प्रवेश करके पहुंचे थे। इस दौरे की एक और खास बात यह है कि फ्रांस भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीद सकता है और यह भारत के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि हम रशिया के बाद सबसे ज्यादा हथियार फ्रांस से खरीदते हैं। लेकिन अब फ्रांस उल्टा भारत से इस तरह के पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स खरीद सकता है, तो इससे रिश्तों में कुछ बराबरी आएगी। और आज फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर होगी। आजकल मोबाइल फोन पर रिश्ते उंगलियां ही निभा रही हैं, क्योंकि जुबान को अब रिश्ते निभाने में बड़ी तकलीफ होती है। सब टच स्क्रीन में बिजी हैं, भले ही टच में कोई हो या ना हो।